दिमाग में ये भरा हुआ है, डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होती, बीपी कभी ठीक नहीं होता, हार्ट पेशेंट ज़िंदगी भर हार्ट पेशेंट रहता है, कैंसर का पेशेंट है तो हर 6 महीने बाद पेट स्कैन बायोप्सी कराना ज़रूरी है, वो ज़िंदगी भर दवाइयों के चुंगल में घिरा हुआ है। डायलिसिस का पेशेंट, किडनी का पेशेंट, उसको डायलिसिस करते जाना पड़ेगा और अपने मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा। यही सब कुछ हमारे दिमाग में भरा हुआ है और यही हमारी गुलामी है। और जबकि हमारे क्लिनिक्स अभी लगभग 1000 के करीब है, अगर ये 1000 से 1 लाख हो जाते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी और तब हम इस आज़ादी से निकल पाएंगे, हर इंसान तक पहुंच पाएंगे। तो उसकी एक पहुंचने की शुरुआत आज हमने करने के लिए आयोजन किया है। अभी जो हम एड्रेस कर रहे हैं दैट इज़ एंटायरली फॉर द पीपल हु आर ऑन लाइव। अभी हमारे साथ अलग अलग चैनल्स में करीब इस वक्त मेरे ख्याल से 50 चैनल्स हैं, चाहे वो फेसबुक के हों, यूट्यूब के हों, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन चैनल्स के माध्यम से हज़ारों लोग इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आज की जो कार्यक्रम का जो पार्ट्स है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बीमार रहना बड़ा मुश्किल है और ठीक होना बड़ा आसान, ठीक रहना बड़ा आसान है। वो इसलिए क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा बीमार रहने के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ खानी है, डायग्नोस्टिक करना है, इसी चक्कर में फंसे रहना है और हम अपने लाइफस्टाइल को कुछ इस प्रकार रखना है डॉक्टर के कहने से जिससे हम बीमार ही बने रहें। डॉक्टर के कहने से ये बात समझनी पड़ेगी। उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ इस तरह की है कि वही चीज़ बोलेंगे जिससे ये इंश्योर हो कि हम बीमार रहें। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बोलेंगे फल मत खाना, मीठे फल मत खाना, किडनी के पेशेंट को बोल देंगे नारियल पानी मत पी लेना, टमाटर मत खा लेना, पालक मत खा लेना। आप गौर करेंगे जिन जिन चीज़ों से जो जो बीमारियां ठीक होती हैं वो संभव उन्हीं चीज़ों को परहेज करने के लिए स्ट्रिक्टली वो डॉक्टर बोल देता है। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है? तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहाँ से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मूंछें ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको दिया, जाके देखो जो जो ऐसे मूंछे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर। जैसे ही होगा तो ढूंढना किसने चोरी की है और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूंछे वाला हो, लंबी मूंछें होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूंछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया और ठीक हो भी जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मूंछें लगभग ऐसी हों, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी एक जैसी? ना तो वो शेप कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, दो तरह के पॉपुलेशन होंगे ना, वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से, ज्यादा 5 गुना, 5 टाइम दे आर मोर सिक। और ऐसा एक स्टडी नहीं, ऐसे हजारों स्टडी हैं। और ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में डिप्थेरिया, टिटनेस, वूपिंग कॉफ वो दुगुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई।
और इसी तरह का ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड स्टडी जिसमें वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड बच्चों पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया कई साल तक, तो ये देखा गया चाहे वो अस्थमा हो, एक्जिमा हो, ईयर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, अचानक मौत हो जाना हो, हाइपर एक्टिविटी हो, ये वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज्यादा होता है कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ये वैक्सीन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी जड़ ही ये है, सारा कारण ही ये है। और इसी तरह के स्टडीज हैं, ये स्टडी है यूएसए का स्टडी है, जनरल पॉपुलेशन वर्सेस जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई वैक्सीन लगाई है या सारी लगाई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड बच्चों में अस्थमा होता है ज्यादा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आ ही रही हैं। ADHD कई गुना ज्यादा होता है, 10-15 गुना ज्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए। लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा जो गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं hsgac.cnet.gov में जाके, वो दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडी जो अभी भी अपलोडेड है कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड, जिन बच्चों को वैक्सीन मिला उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, जिनमें वैक्सीन नहीं लेते उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन शून्य, होता ही नहीं कभी। ठीक इसी तरह से जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हीं में डायबिटीज टाइप 1 होता है, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती उनमें डायबिटीज होती ही नहीं कभी। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो होगा ही नहीं कभी, राइट। और ऐसे ही ADHD जिसके जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होता है। दुनिया में जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ADHD हो या जिसको ऑटिज्म हो, राइट। वो बहुत रेयर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी नहीं होती। या फिर टिक्स का मतलब होता है कि अनवॉलंटरीली कुछ ना कुछ बॉडी में एक्शन, कई लोग होते हैं ना अनजाने में पल के ऐसे करते रहते, कुछ लोग करते रहते, कुछ लोग कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं रिपीटेडली, टिक्स बोलते हैं, वो सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होती है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड में शून्य, होती ही नहीं है। तो जितनी स्टडी आप देखेंगे इसी तरह से और खूब सारी स्टडीज हैं, राइट। ये जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी मृत्यु सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी वैक्सीन लगाई ही नहीं। तो ये स्टडीज हैं और इस तरह से लिस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर सारे स्टडी आपको देखने हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो आज जो किताब हम रिलीज करेंगे दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ, उसके पहले मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जिनको लगता है कि वैक्सीन से तो हमारी बीमारियां कम हो गई, पोलियो नहीं है, कई सारी और बीमारियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऐसा दिमाग में आता है ना, तो ध्यान से देखेंगे आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मीजल्स का आंकड़ा है, एक टाइम था 1900, मीजल्स का आंकड़ा यूएसए का 1900 से लेके अभी तक का, कि मीजल्स काफी ज्यादा तेजी से फैलता था, लेकिन मीजल्स धीरे धीरे फैलना कम हो गया, मीजल्स से मृत्यु कम हो गई, और जब फाइनली बहुत कम हो गया, ये वो टाइम था जब मीजल्स का वैक्सीन आया था। जब मीजल्स दुनिया से जाने लगी थी तब वैक्सीन आया, और अब ये लगता है कि एक बीमारी कम है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। चाहे हम यूएस का आंकड़ा देखें, चाहे हम यूके का, इंग्लैंड का आंकड़ा देखें, वैक्सीन कब आया? वैक्सीन केम एट दिस टाइम जब ये बीमारी दुनिया से जा चुकी थी। ये बीमारी दुनिया से गई कैसे फिर, अगर वैक्सीन ने ये कमाल नहीं किया तो? जब सैनिटेशन अच्छा होने लगा, साफ पानी मिलने लगा, भरपूर ठीक से खाना मिलने लगा, तो लोगों की हेल्थ ठीक होने लगी। ये वो टाइम था 1910 का या 20 का, जब माल न्यूट्रिशन ज्यादा होता था दुनिया में, या फिर पानी की जो क्वालिटी होती थी, हाइजीन होता था, वो बहुत खराब होता था, या फिर गंदगी ज्यादा होती थी। जैसे जैसे वो ठीक होता चला गया, दुनिया से कुछ तरह की बीमारियां गायब होने लगी। इंटरेस्टिंगली उसी के बीच में वैक्सीन को घुसा दिया और सारा श्रेय वैक्सीन पे डाल दिया गया। और ये सब एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और भी बीमारियां
तो मैंने तो ऐलान किया था, मेरी जो किताब थी कोविड-19 वैक्सीन एंड द वायरस, कि अगर कोई एक सबूत दिखा देगा तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन उस ऐलान को मैं बढ़ा के 10 लाख कर देता हूँ। 9 लाख रुपए आचार्य मनीष देने वाले हैं, ठीक है ना। तो टोटल 10 लाख हो गया। तो 10 लाख कर देता हूँ कि एक भी सबूत आप ले आओ जिसमें यह साबित होता हो कि वैक्सीन देने से किसी भी रूप में किसी को भी कोई फायदा होता हो, राइट। तो अब हमारा मुख्य सवाल यह था कि बच्चों में इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इसको समझने की फिर हमें यह समझना होगा हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए, ऑटिज्म ठीक हो जाए, ADHD ठीक हो जाए, सेरेब्रल पाल्सी ठीक हो जाए, रियल मायने में ठीक हो जाए, वो मेन स्ट्रीम में लोग बच्चे आ जाए, नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, खुद ही अपने कपड़े पहन पाए, माँ को माँ बोल पाए, बाबा बोल पाए, गाना गा पाए, डांस कर पाए। क्या ये हो सकता है? ये हो सकता नहीं, ये हो गया है। और आज हम ऐसे कुछ बच्चों को पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हालत यहाँ तक पहुंची कैसे। सन 2000 का ये अब देखेंगे आंकड़ा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यूएस में उस वक्त हर बच्चे को अनिवार्य रूप से 21 वैक्सीन लगते थे बचपन में, और तब वहां का ऑटिज्म था, हर 150 में से एक बच्चे को ऑटिज्म था। आज की तारीख में यूएस में कम से कम 40 वैक्सीन लगते हैं, मैक्सिमम 70 वैक्सीन लगते हैं एक बच्चे को 10 साल के अंदर अंदर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ते गए, उसी रफ्तार से ऑटिज्म का स्टैटिस्टिक्स भी बढ़ता गया। आज की तारीख में हर 31 बच्चे में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। लड़कों की बात करें तो हर 12 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है यूएस में। यानी कि यूएस में सड़क में जाते हुए 12 बच्चे मिलेंगे तो 12 में से रैंडमली एक बच्चा ऑटिज्म का मिल जाएगा। कितनी भयंकर बात है। इसका कंपैरिजन भारत के आंकड़े से करें तो भारत में 12 वैक्सीन लगते थे सन 2000 में एक बच्चे को 10 साल की उम्र तक। तो तब 2000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हुआ करता था, 2000 में से एक बच्चा। आज की तारीख में हर बच्चे को 23 वैक्सीन कम से कम लगते हैं। तो आज की तारीख में हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। तो ठीक इसी तरह से ADHD का आंकड़े भी आपकी आंखों के सामने है, एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट बन जाए तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैक्सीन अधिक बढ़ा दीजिए। जिस रफ्तार से वो बढ़ाएंगे उसी रफ्तार से उनके अंदर बीमारियां आती जाएंगी, बड़ी भयंकर तरीके से आती जाएंगी। हमारे पेरेंट्स में आपसे मिलाता हूँ, कहाँ से उसकी कहानी शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, मुझे कुछ समझ में इस टाइम नहीं आ रहा, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है बता सकती हूँ। वेदांशी जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी, मैं मुझे 6 बजे उठाती थी स्कूल के लिए, और उठाते ही बिस्तर से वेदांशी को 30 छींके, मैक्सिमम 30 छींके आ जाती थी। जैसे कि हम लोगों को कभी कब कोल्ड होता है, 5-6 छींके आ जाती हैं तो हम बिल्कुल ऐसा शरीर बिल्कुल लेस हो जाता है। लेकिन वेदांशी मॉर्निंग में 25 से 30 छींके आती थी और कंटिन्यू आती थी। जैसे मंजन ब्रश, ये इस दौरान पूरे आधा घंटे में 30 छींके हो जाते थे और बच्चे को इतना नाक से पानी निकलता था। ये स्टार्टिंग से ही था, दूसरे साल से हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम जाते थे हॉस्पिटल को, वहाँ पे जो भी हमें टीके बताते थे वो हम लगवाते थे, जो भी खिलाने को बोलते वैसा सब करते थे, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हम 15 दिन में ठीक कर पाते थे, 2-3 दिन के लिए दवा छोड़ पाते थे, और 5वें दिन ही लगभग फिर से मेरी फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाती। तब तो मुझे ADHD ऐसा कुछ पता भी नहीं था। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीत गया। स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड में पहुंच गई वेदांशी, और वहाँ से हर चीज़ से भागने लगी। पढ़ाई को तो दूर, गैदरिंग, किसी प्ले ग्रुप में, हर चीज़ से हटना, और एक अकेली बेंच में बैठना, बच्चे के बिहेवियर को डिस्टर्ब करना, बहुत ही उसकी भी लाइफ सुबह से लेके हाई बहुत ही डिस्टर्ब रहना। हमको, टीचर को, पेरेंट्स को, सोसाइटी के सभी लोग हटा देते थे अपने बच्चों को कि वेदांशी जहाँ खेलेगी उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को हटा के बोलते थे वेदांशी के साथ मत खेलो, तुम्हारा बिहेवियर गंदा हो जाएगा। और वो इतना हेल्थ इशू था कि उसके शरीर के सभी पार्ट की दवाइयाँ चलती थी। ऐसा कोई उसका पार्ट नहीं है जहाँ पे दवाइयाँ नहीं चलती थी। नाक, कान, गले, पूरी रात में इतना इन्फेक्शन होता था कि गले में वो ऐसे ऐसे कबूतर जैसे बोलने की आवाज़ निकलती रहती थी। हम लोग हर चीज़ का दवा करते थे, लेकिन जितने देर के लिए दवा करते बस उतनी देर के लिए सब कुछ होता।
और फिर से 1-2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में जाना तो संग में दवाइयाँ ले जाना। सर्दी एक बिल्कुल ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम जैसी थी, लेकिन हमारे घर में किसी को ऐसे सर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी, इस बच्चे ने फेस की। और सर्दी सबसे बड़ा इशू था। ADHD हमें बाद में पता चला था, सेकेंड स्टैंडर्ड में स्कूल में काउंसलिंग हुए और वहाँ से हमें KIMS हॉस्पिटल पुणे से पता चला कि बच्चा ADHD है, इसलिए 2 मिनट से भी ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाता है। लाख कोशिश करते थे पढ़ाने लिखाने, बच्चे को हर मैंने सपोर्ट किया। मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई बिजनेस या जॉब वाली नहीं हूँ। बच्चे को बिल्कुल 100 में 100 शुरू से दिया था, लेकिन हर तरह से हारी हुई थी। अब ऐसा लगता था या भगवान सुबह उठती थी और बोलती थी कि बाबा परमात्मा या वेदांशी के लिए कोई आसान रास्ता निकालो या फिर मेरी लाइफ को ख़त्म करो, क्योंकि हर जगह से हम हारते थे। लेकिन धीरे से एक दिन फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे सर बता रहे थे कि नीम की पत्तियाँ खिलाओ। फिर 2-3 दिन मैंने रिपीट किया उसी वीडियो को डाला तो फिर और वीडियो आने लगे। फिर मैंने चालू कर दिया 28 अक्टूबर से। उसके 15 दिन के बाद मैंने सभी प्रोटोकॉल को 100 देने की कोशिश की, बट किसी दिन कुछ फैमिली इशूज हो जाते थे तो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की, प्रोटोकॉल को फॉलो किया और आज ये रिकॉर्ड के साथ साबित कर रही हूँ कि वेदांशी की 10 साल, 1 साल तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन जैसे सेकेंड साल में वेदांशी ने अपना शुरू किया जर्नी, उस टाइम से आज तक का 10 साल पूरा कंप्लीट हो गया। वेदांशी का हम कभी भी सर्दी ठीक ही नहीं कर पाए, जो अदर इशूज थे वो थे, लेकिन 20 दिन में मैंने नीम थेरेपी से और कुछ जो भी जरूरी थेरेपी थी, सिर्फ 20 दिन में पूरी 10 साल की सर्दी को अच्छे से क्योर किया। और जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉब्लम थी, छींके आना, गले में अंदर प्राइवेट पार्ट, सब चीज़ों को उसने क्योर कर लिया है। और अभी इतना सोशलिंग हो गई है कि सब बच्चों से बोलती है, अपना ग्रुप बनाती है, अपने न्यू गेम्स डेवलप करती है। अभी पिछले साल उसके चाचू की शादी थी, पूरे ऑडियो वीडियो में कहीं भी उसकी एक फ़ोटो नहीं दिखी, हर समय पीछे बैक होना। आज पूरे ग्रुप में अपने वीडियो डालती है और स्कूल में बता के आई, जब एप्लीकेशन की मैं दिल्ली जा रही हूँ परफॉर्मेंस के लिए, तो अपने क्लास में जो यहाँ करना था वहाँ पे करके आई है। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ये टीम, कैन प्रोटोकॉल टीम, नमिता मैम, प्रतीक्षा मैम, डॉक्टर BRC सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मुझे परमात्मा की इतनी शक्तियाँ दी। मैं बयान शब्दों में इस टाइम तो नहीं कर पा रही हूँ, माइंडली तो बहुत कुछ चलता है बोलने को, लेकिन बोल नहीं पाऊँगी इस टाइम। लेकिन बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ये सब जन बहुत खुश रहें, जैसे कि हमारे जीवन को शांति मिली और आज हमारी जीवन जीने की जर्नी ही बदल गई है। और हम आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब आगे की जर्नी को, वेदांशी को मैं बहुत आसानी से जिला लूँगी और प्योर तरीके से क्योर कर लूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हमारे समाज BMVK ऑडिटोरियम, मिस्टर अरुण बहल सेक्रेटरी BMVK, और हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी स्टेज पे आएं बुक रिलीज के लिए। प्लीज बी क्विक। डॉक्टर नमिता प्लीज कम। डॉक्टर नमिता, कल्पना, प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर पुष्कर, कपिल। यहाँ जो खाना मिलेगा वो तो इस हॉल का ही वेंडर है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये केमिकल वाला जब इतने साल से खाया है ना, लेकिन आज से घर जाके ये एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए काफी है राशन, 1 महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारे वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन में जाएंगे तो एक रिटेलर जोड़ लिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज 990 हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1000 से नीचे फॉर 1 पर्सन फॉर 1 मंथ ऑफ राशन, राइट। तो और हमारे मीडिया पत्रकारों के लिए तो ये आज का गिफ्ट या तोहफा है हमारी तरफ से। तो अब इसके साथ ही लॉन्च के साथ हम इस जो कॉन्फ्रेंस का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट खत्म होता है और ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और फिटनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जो वो लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है
कि जो बीमारियां हैं, चाहे बीपी है वो नॉर्मल हो जाती है बड़ी तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेजी से, 1 हफ्ते के अंदर 3 से 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% रेट कम, स्टिफनेस ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो ढेर किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो अच्छे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनके जवाब पूछ सकते हैं। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया जी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, कि किसी बीमारी में USA नंबर 1 पे है, तो वही चीजें सिद्ध हो रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO में तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें, और फिर ज्यादा बढ़त किसमें है, ज्यादा पैदावार किसमें है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह है कर रहे थे, उसमें 3 साल लगते हैं आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं, 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तिले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर, एक क्वेश्चन है, सर इसमें क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते नहीं कि आधी जनता में, हमको एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं। इससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे जो भी हम चाहते हैं। ये हमारा मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे डॉक्टर साहब सीधा प्रोडक्शन डॉक्टर साहब सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपए मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट में खाने पीने का, दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1000 रुपए किलो हो, तब आप एक दाना चुप चुप के खाएंगे।
नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूं पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो दिख गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी, सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा आपके इसमें? लेकिन ये सरकार नहीं करेगी, सरकार तो करेगी जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को करना पड़ेगा, हमें अपनी मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। सारे काम सरकार करेगी तो कुछ कार्य पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया है। 8 तरह के दालें हैं, 5 तरह की मिलेट्स हैं, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं और आपका सेंधा नमक है। और सब बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसमें ऑयल की जरूरत ही नहीं आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, दाल हो कैसे खाएं। सर, अभी आप जैसे कि ये वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी के चोट लगती है, जैसे लोहा, जैसे टिटनेस के इंजेक्शन की बात करें, तो लोग उनसे डरते हैं उससे कि अगर नहीं लगवाएंगे तो जैसे बॉडी हीट पड़ जाएगा। देखिए, जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है तो खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी कर गए, आपने इसे लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है फिटनेस को रोकने के लिए, उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी फिटनेस था वो टीका लगा देगा, उसका कितना रोल है, वो सिर्फ फेक की बात है, ठीक है, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेक की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो मैं बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी के दीमक खा गया नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जब भी चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाया पानी से और वहां पे लगा दिया, तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है तो नीम का ही उकलना कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये चीज मैंने अपनी ग्रीन कोड किताब में डाला है, रेफरेंस मॉडल रेफरेंस भी डाले मैंने और आयुर्वेदिक भी है। सर, जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं, 100-2500 हर दिन का अभियान जोड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाकर हमारे फोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, पूछ सकते हैं। एक आदमी 1 महीना एवरेज 1 एवरेज, अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 डब्बे चाहिए, जिनकी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज में, 3700 रुपीज में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज को, इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, तो क्या कैंसर के पेशेंट के लिए क्या सुझाव है? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेट में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी आज ही शुरुआत में 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था, छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे में आपको अभी
हाँ, आप लोग सब पास में मेरे में आपको फोटो दिखाता हूँ, आचार्य जी है यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से कब हालत खराब होती है उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। भाई ये देखो ना, हाँ, ये खोलो आप, ये आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली, ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था, कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है, अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर लेते हैं, इन्होंने बायोप्सी करवा ली। अच्छा, बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई इनकी। ये देखो 1.5 साल में ये हालत है। अब मैं आपको एक आधा और दिखा देता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नाक में एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, नॉर्मल तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है, ये बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट।